वेलकम बैक। आज कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करते हैं कौन ऐसी पार्टीज हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है। मतलब उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, ऐसे कौन से व्यक्ति है। तो लॉ ये नहीं कहता कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो बताता है कौन कर सकते हैं। तो उसने बोला हर वो व्यक्ति जो मेजर है, जिसका साउंड माइंड है और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने का हक है। तो ये सेक्शन 11 बोलता है इस बात को कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर पर्सन लायक है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो मेजर है। अब ये मेजर कौन है इस पे डिस्कशन है। फिर इसके बाद आपका साउंड माइंड कौन है। ऐसा व्यक्ति जो समझदार है, जो अपने अच्छे और बुरे को समझता है, जिस व्यक्ति को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शर्तों को समझकर एक अपने फायदे का डिसीजन लेना आता है, ऐसे व्यक्ति को साउंड माइंड बोला जाता है। फिर डिस्क्वालीफाइड कुछ लिस्ट दे रखी है, उनको कोर्ट ने, कानून ने सिंपल मना कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। सेक्शन 11 की बात करें, सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, ये ऑफिस क्लीन करवाता है एक 17 साल के बच्चे से। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, ये माइनर है। और माइनर कौन होता है? जो 18 से नीचे का व्यक्ति है, ये मेजर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं है। मेजर कौन होता है? 18 से ऊपर, इसके पास क्षमता है। तो किसके पास नहीं है? 18 से नीचे वाले के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, इसकी कोई कानूनी रूप से वैलिडिटी नहीं है, कानून इसके बीच में नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स आस्क्स मिस्टर वाई टू सेल हिज प्रॉपर्टी, जो कि एक ड्रंक पर्सन है। जिस वक्त व्यक्ति ने शराब पी होती है, ऐसे समय में व्यक्ति के पास अपने सही और गलत का डिसीजन लेने का की क्षमता नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को भी मना किया गया है सेक्शन 11 के अंदर कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड माइंड है ही नहीं वो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एग्रीमेंट है। ठीक है। वाई इज अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, हैंस कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वाई ने शराब पी रखी। आगे बात करें तो यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स ने, जो डायरेक्टर है एक फिल्म के, इन्होंने ऐसे एक्टर को हायर किया है जिसको जेल हो चुकी है, और उन्होंने जेल में जाके उसके साथ एग्रीमेंट किया। ऑलरेडी वो व्यक्ति कन्विक्टेड है। अब ये लिस्ट में बताऊंगा कि कौन व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है, जैसे कोई जेल में गया हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके देश के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिस्ट में तुम्हें समझाऊंगा। तो ये ऐसे लोगों के साथ के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई राइट नहीं होता। तो ऑब्वियसली अभी हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट ऐसे कुछ बेसिक एग्जांपल्स देकर मैंने ये समझाया कि इन व्यक्तियों के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं होता। तो पहला व्यक्ति था मेजर। मेजर कौन है? जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। तो देखो, माइनर व्यक्ति वो है जो 18 से नीचे का है। तो माइनर के बारे में पढ़ते हैं। एक कानून है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ऑब्वियसली आपको ये रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में जितना रेफरेंस सेक्शंस का दे सकते हो उतना अच्छा है, बट जहाँ पे इररेलेवेंट है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो एक कानून है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जो बताता है कि मेजर कौन है। वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है। तो इन्होंने बोला एवरी पर्सन शेल अटेन मेजोरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर वो 17 साल का है और उसको 17 साल 11 महीने हैं, तो अभी भी वो माइनर ही है। ठीक है। तो माइनर कौन है? जो 18 साल से नीचे का व्यक्ति है। और आपको पता है सेक्शन 11 में जो है वो उन्होंने से मेजर को बोला है। तो माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो 18th बर्थडे पे व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने मेजर से माइनर जाता है। तो 18th बर्थडे से एक दिन पहले वो अभी भी माइनर है। ठीक है। Minors' right are protected under law as minor is not mature and not possess any capacity to judge what is good for him and what is bad for him। कहने का मतलब है कि उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, अपने सही गलत का उसको पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कानून प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट करने का हक ना देने से क्या होगा कि कोई उसको मैनिपुलेट करके उससे कोई चीज़ पे साइन नहीं करवा पाएगा, उसके साइन की वैलिडिटी नहीं है। कहता है सेक्शन 11 कंसीडर्स माइनर एज एन इनकॉम्पिटेंट पार्टी।
टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ लिया। सेक्शन 11 में से मेजर को कॉम्पिटेंसी माना गया है, कॉम्पिटेंट माना गया है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है, तो माइनर के पास नहीं है ऑब्वियसली, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और ये बात हमने सेक्शन 10 में जब असेंशियल्स पढ़े थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो असेंशियल्स में भी हमने पढ़ा था कि व्यक्ति के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। उसकी डिटेल ही तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 और 11 दोनों ही इसका रेफरेंस देते हैं, बस 11 उसको डीप में बात करता है और 10 उसका सिर्फ रेफरेंस देता है। ओके, अब माइनर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट करा है, कहने का मतलब क्या है, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आपको पता है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। लीगल वैलिडिटी नहीं है वो भी शुरुआत से, एक टर्म आती है वॉइड एब इनिशियो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो शुरुआत से वो एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो वॉइड है वो शुरुआत से। इनिशियो मतलब इनिशिएशन, शुरुआत से वो वॉइड है। ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है, जहाँ पे मतलब होता है वॉइड का मतलब खाली, इनिशियो मतलब शुरुआत, और एब मतलब से, तो शुरुआत से वो खाली है, ठीक है। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसे एग्रीमेंट का कानून कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं समझता, ठीक है। एग्रीमेंट्स विद माइनर आर नेवर एनफोर्सिएबल एज माइनर इज इनकॉम्पिटेंट। कौन से सेक्शन में उसको इनकॉम्पिटेंट कह दिया है, देखो, कॉम्पिटेंट मतलब लायक, इनकॉम्पिटेंट मतलब लायक नहीं है। तो मेजर तो लायक है, माइनर लायक नहीं है, माइनर इनकॉम्पिटेंट हुआ, ठीक है। सच एग्रीमेंट्स नेवर फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। एक कानून है इसमें, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या था, एक व्यक्ति था डी धर्मोदास, इसने माइनर से बोरो किया ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। ये माइनर है, सॉरी, माइनर ने बोरो किया एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मान लो 5,000 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितना भी मान लो, हमें एग्जैक्ट केस की डिटेल्स नहीं पढ़नी है। इसने कुछ अमाउंट बोरो करी, अभी धर्मोदास घोष जो है ये माइनर था, ठीक है। डी से आप समझ गए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ लास्ट वाले की। अक्सर लॉ में जिसका नाम बाद में लिखा रहता है ये होता है डिफेंडेंट, ये अपने आप को डिफेंड करता है कोर्ट में जाके कि मेरे अगेंस्ट केस हुआ है। केस किसने फाइल किया था, मोरी बीवी ने, ये नाम है, ठीक है। कैसे उन्होंने बोरो किया था, उसने लोन ले लिया और बदले में कोई डीड एग्जीक्यूट कर दी। डीड क्या होती है, एक ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने लिखा होता है कि मैंने इसके बदले गिरवी लेके अपना सामान लिया। अब आपको पता है कि माइनर के साइन की तो वैलिडिटी है ही नहीं, अब वो जो डीड एग्जीक्यूट कर रहा है कानून इसको मानता ही नहीं है, क्योंकि डी तो क्या है, माइनर है, और उसके पास सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, वो तो इनकॉम्पिटेंट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ किया हुआ एग्रीमेंट void ab initio है, and there will be no help given to Mr. the other person। ये जो M है इसको कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगी। देखो, M ने लोन दिया और बदले में कोई डॉक्यूमेंट मॉर्गेज डीड साइन करा लिया, यानी गिरवी पेपर गिरवी रखवा लिए, लेकिन ये जो डीड इसने एग्जीक्यूट करी है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो डी ने साइन करे हैं उसकी साइन की वैलिडिटी ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो लोन इसने दिया है, इस लोन की रिकवरी के लिए कानून एम की कोई मदद नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये जो है ये मेजर था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी है वो माइनर है, और कानून उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, और उसके द्वारा साइन की गई इस डीड की कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब ये अपना पैसा रिकवर करना भी चाहे वो पेपर दिखाकर, तो उस पेपर की कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। यही बात इसमें लिखी है कि एम ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए। इट वॉज हेल्ड दैट एम माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 एंड 11, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी डीड की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो आपने जिससे उससे जो साइन वगैरह कराए हैं वो लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि आगे चल के यहाँ पे स्पेशल रिलीफ एक्ट कहीं कहीं लगता है जहाँ पे पैसा वापस करा दिया जाता है। माइनर अपने माइनॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकता, ऐसा भी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि वो बच्चा है लेकिन 18 साल के बच्चों के पास काफ़ी दिमाग होता है, तो अगर वो उसका मिसयूज करना चाहें तो ऐसे में भी लॉ उनको अवॉइड करता है करने के लिए। तो जस्ट बिकॉज वो किड है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एज का मिसयूज कर सकते हैं। फिर कैन माइनर बी द एग्रीमेंट विद माइनर बी रेटिफाइड, इसका मतलब क्या है कि अच्छा 18 साल की उम्र तक तो उसके साथ जो एग्रीमेंट आपने कर लिया था उसको 18 साल की उम्र तक तो आप लीगली चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोर्ट में जाओगे कि उसने हमें एग्रीमेंट साइन करके दिया है, हमें उससे पैसे दिलवा दो, देखो उसने लिख के भी दिया है, तो कोर्ट क्या कहेगा आपको 18 साल की उम्र तक उसकी, कि वो तो बच्चा है, उसकी साइन की तो कोई वैलिडिटी नहीं है। वट अबाउट जैसे ही वो 18 का होता है, क्या हम कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं? यही डिस्कस करता है ये वाली हेडिंग, कि माइनर के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स क्या रेटिफाई हो सकते हैं। रेटिफाई मतलब उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। तो
कहता है लॉ? नहीं। माइनर के साथ जिस वक्त आपने एग्रीमेंट किया उस वक्त वो बच्चा था। अब उसके मेजर हो जाने के बाद उसके बचपन की बातों को आप दोबारा से नहीं घसीटोगे। इन शॉर्ट, आपने जो पहले एग्रीमेंट कर लिया वो कभी भी एनफोर्स नहीं होगा। नया एग्रीमेंट करा लो तो अलग बात है। इस एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कभी भी उसके मेजर हो जाने के 18 साल के हो जाने के बाद भी उसको फोर्स नहीं कर सकते। यही बात लिखती है। कहता है नो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विच वर ओरिजिनली अनएनफोर्सेबल। जो शुरुआती तौर पे शर्तें, टर्म्स मतलब शर्तें, शुरुआती तौर पे ओरिजिनली जब वो 18 से नीचे का था एनफोर्स नहीं हो सकती थी। कोर्ट तो मना कर देगा क्योंकि सेक्शन 10 और 11 में उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, वो तो इनकॉम्पिटेंट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स बाद में रेटिफाई नहीं किए जा सकते। ये कांट भी है, ठीक है, कांट बी रेटिफाइड, इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसमें केस है इंद्रन रामास्वामी। इसमें माइनर ने पैसा बोरो किया और प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करा, कहीं ना कहीं ऊपर जैसा ही लग रहा है। ठीक है। अब मेजोरिटी होने के बाद एग्जैक्टली आप इसमें भी समझ सकते हैं कि भाई 18 साल तक तो एम को उसका पैसा नहीं मिला, वो कोर्ट में जाता रहा, कोर्ट उसे मना करता रहा, ऐसा मान लो। बट 18 के होते ही डी जिस दिन 18 अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ये महाराज जी कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो आज तो ये 18 का हो गया, आप तो दिलवा दो पैसा। तो कोर्ट कहेगा नहीं, ओरिजिनली ये कभी आप ये शुरुआत से वॉइड था, तो जब शुरुआत से वॉइड है तो ये बाद में वैलिड कैसे हो जाएगा। याद रखना, माइनर के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स कभी भी रेटिफाई नहीं होते, बाद में वो एनफोर्सिएबल नहीं होते। अगर आपको पैसा चाहिए तो आज उससे लिखवा लो दोबारा से, वो फिर दे सकता है, फिर आप उसे एनफोर्स करा सकते हो क्योंकि आज तो वो मेजर है और मेजर के साथ सेक्शन 11 में एग्रीमेंट्स किए हुए जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। ये आपने पढ़ लिया। तो बस पिछले एग्रीमेंट्स, पुराने एग्रीमेंट्स जो उसके बचपन के समय आपने साइन करवाए थे, वो कभी भी रेटिफाई नहीं होंगे उसके मेजर हो जाने के। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ये जो सेकेंड नोट है इसने बेसिकली किया क्या था कि माइनर ने एग्जीक्यूट करा एक और प्रोमिसरी नोट इन द सेटलमेंट ऑफ न्यू नोट। अब उसने क्या करा, एक नया प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब ये नया एग्रीमेंट नहीं है, ये पुराने ही एग्रीमेंट को रेटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे ये एग्रीमेंट शुरुआत से ही क्या था, वॉइड था। ठीक है। पूरा एग्रीमेंट करवाओ कि पैसा वापस देगा, तब तो बात है। अब एक और चीज आती है एस्टोपेल। क्या माइनर के अगेंस्ट एस्टोपेल लगाया जा सकता है? तो माइनर कौन होता है? छोटा बच्चा। एस्टोपेल का मतलब है किसी को स्टॉप कर देना, टू डिनाई अ फैक्ट। झूठ बोलने से कोर्ट में मना किया जा सकता है। कोर्ट आप कोई कोर्ट को कोई चीज फैक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, अपने प्रूफ दे रहे हो और कोर्ट को लगता है वो चीज झूठ है जिससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, तो कोर्ट उस पर एस्टोपेल लगा सकता है। ये जो एस्टोपेल है ये माइनर पे नहीं लगता, ये चीज याद रखना। यानी बच्चे को हमेशा झूठ बोलने के बाद भी कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करने की पावर है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बच्चा था। यानी उस पर कभी भी एस्टोपेल नहीं लगता। आज आप, मैं, कोई भी अगर बड़ा व्यक्ति 18 साल से ऊपर जाके बोलता है कि मेरे से मैं कोई झूठ बोलता हूँ, तो कोर्ट मुझे स्टॉप कर देगा। वहां पे कोर्ट कहेगा यू बी क्वाइट, लेकिन या कोई भी फैक्ट प्रोवाइड करने से रोक देगा। लेकिन अगर माइनर झूठ बोल के एग्रीमेंट में आता है, जैसे माइनर को पता है कि उसके साथ एग्रीमेंट सब, जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, इफ यू आर माइनर तो यू नो दैट योर कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आप कर नहीं सकते माइनर के साथ एग्रीमेंट। आपने इसका मिस यूज करा, आपने जाके किसी को झूठ बोला कि मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो 21 साल का हूँ, मैं तो मेजर हूँ। अब 18 और 20 साल की उम्र के व्यक्ति के बीच में ज़्यादा मतलब अपीयरेंस का इतना डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे में व्यक्ति ने उसका मिसयूज करा और किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो कह दिया कि मैं तो 18 का हूँ, 18 से भी छोटा हूँ, तो आप तो मेरे साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड एब इनिशियो है। ऐसे केस में क्या होता है, वो व्यक्ति सामने वाला कोर्ट में जाता है और कोर्ट को कहता है कि देखो इसने तो मेरे से झूठ बोला। तो कोर्ट कहेगा बोलने दो, वो बच्चा है। यानी माइनर के ऊपर इनफैक्ट इतनी प्रोटेक्शन है कि माइनर कैन प्लीड हिज इन्फेंसी। एक वर्ड है प्लीड हिज इन्फेंसी, इसका मतलब क्या होता है देखो। इन्फेंसी मतलब बचपना, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना। कोर्ट में जाके माइनर ये बार बार झूठ बोलने के बाद भी कह सकता है मुझे माफ कर दो, मैं बच्चा था, और कोर्ट उसे माफ कर देगा। रीजन इज कि माइनर के पास वो मेच्योरिटी नहीं है जिसके बेसिस पे उसको पनिश किया जाए। क्रिमिनल लॉ में अलग केस होता है, हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, सिविल लॉ का पार्ट होता है आपका मर्केंटाइल लॉ। ये जो कमर्शियल लॉज हम पढ़ रहे हैं ये सिविल लॉ का पार्ट है। तो यहाँ पे पनिशमेंट्स इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती, तो माइनर को यहाँ पे एक्सक्यूज किया जाता है। यानी माइनर कैन ऑलवेज
ऑलवेज प्लीड हिज इन्फेंसी, वो अपनी बचपने को हमेशा रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो कभी माइनर अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करता है, झूठ बोलता है किसी मेजर को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए, इसमें ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, ही कैन ऑलवेज गो टू कोर्ट एंड रिक्वेस्ट हिज माइनॉरिटी, एंड कोर्ट उसको माफ कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे स्पेशल रिलीफ एक्ट एक कानून होता है अलग से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा एक और कानून होता है, वहां पे कोर्ट मदद करता है मेजर व्यक्ति की भी, कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसका कम से कम पैसा तो रिटर्न कर दिया जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे अलग से है, उसको पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी एज एंड इज नॉट स्टॉप्ड, उसको कभी रोका नहीं जाता, यानी उस पेस्टो पे लगता है कभी नहीं लगता, मेजर पे एकदम लग जाएगा, माइनर पे नहीं लगता। दैट मीन्स अगर उसने कोई लोन लिया है झूठ बोल के, और उसके बाद वो लोन देने से मना करता है कि मैं तो बच्चा हूँ, और मेजर व्यक्ति जाता है कोर्ट में कि देखो इसने तो मिस रिप्रेजेंट करी अपनी एज, मेरा पैसा दिलवाओ, तो कोर्ट कहेगा नो यू कैन नॉट रिकवर। तो यानी माइनर के साथ किए हुए एग्रीमेंट्स उसके मेजर हो जाने पे कभी भी रेटिफाई नहीं होते, और जब तक वो बच्चा है कोर्ट से रिक्वेस्ट लगा सकता है कि आई एम अ माइनर, प्लीज एक्सक्यूज मी ऑन द सिंस दैट आई हैव कमिटेड, यानी जो भी गलतियां मैंने करी उसके लिए मुझे माफ कर दो, तो कोर्ट कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स ने माइनर ने लोन लिया वाई से और बाद में पे करने से मना कर दिया, देखो सिंपली मना कर दिया, वाई ने केस फाइल कर दिया। यहाँ पे दो चीजें हैं, माइनर इज नॉट लायबल फॉर फ्रॉड एज ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, माइनर के अगेंस्ट तो एस्टोपेल लगेगा ही नहीं कभी भी, तो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट अभी भी क्या है, वॉइड एब इनिशियो, ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो, तो कोर्ट तो मदद करेगा नहीं इसमें। हाउएवर एक कानून आता है स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये माइनर को बोलेगा कि ठीक है हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे बट उसका पैसा वापस करो। ठीक है, अगर कोई और व्यक्ति होता मेजर तो उसको फ्रॉड के चार्जेस भी लगते और पैसा भी रिटर्न कराया जाता, बट माइनर को कोई सजा नहीं देंगे बट पैसा तो वापस कराएंगे, उस बेचारे व्यक्ति की क्या गलती इसमें। तो इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी स्पेंट सच अमाउंट, एक और चीज ये मैं थोड़ा अलग से आपको बताता हूँ। हाँ, अगर उसने कोई खर्चा कर दिया उस पैसे का, मान लो इसने लोन पे 10,000 रुपए लिए थे, अब ये 10,000 में से इसने 8,000 रुपए तो खर्च कर दिए, एक्सपैंड कर दिए, एक्सपेंस में चले गए। अब ये जो पैसा चला गया ना, ये रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मैनुअल लेबर थोड़े ना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2,000 रिकवर कर लो। ठीक है, लेकिन जो पैसा वो खर्च कर चुका है वो रिकवर नहीं होगा। तो माइनर अगर और भी समझदार है तो वो इसमें मिसयूज कर सकता है, स्पेशल रिलीफ एक्ट से ही बच सकता है, तो सारा पैसा खर्च कर दे एकदम। ठीक है, तो कहता है लेंडर को एक स्पेशल रिलीफ मिलता है, एक शांति मिलती है कि कम से कम उसका पैसा तो लौटा दिया जाएगा। हाँ, माइनर को कभी फ्रॉड के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, देखो इफ माइनर हैज ऑलरेडी स्पेंट और कंज्यूम्ड अमाउंट, या कोई भी सामान जो उसने लिया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो खा लिया, कंज्यूम कर लिया, खाया नहीं तो इस्तेमाल कर लिया पूरा, जैसे कपड़े हैं पहन के वो खराब भी हो गए, ऐसे केस में ओनली अदर मोड ऑफ रिकवरी लेफ्ट वुड बी आइदर पर्सनल लेबर, या तो उससे पर्सनल लेबर कराओ। अब ये पॉसिबल है क्या बताओ, माइनर से आप पर्सनल लेबर करा सकते हो, बच्चे से चाइल्ड लेबर में आप अरेस्ट हो जाओगे, तो ये तो हो नहीं सकता। या रिकवरी फ्रॉम इस प्रॉपर्टी, दूसरा ये है कि आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लो, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। कहता है अगर, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान से पढ़ना, कि उसने लोन लिया किसके लिए। मैंने कहा उसने 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 में से उसने क्या करा, पैसे सारे खर्च कर दिए। अब खर्च कर दिए तो वो पैसा रिकवर तो कर नहीं सकते आप। अब रिकवरी का उसमें भी ऑप्शन है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि या तो उससे लेबर कराओ, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आस्क अ चाइल्ड टू डू लेबर फॉर यू, नॉट पॉसिबल, इट इज इलीगल इन इंडिया। तो अब दूसरा मोड क्या बचा, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लो। प्रॉपर्टी से जब पैसा रिकवर करते हैं तो वहां पे सिर्फ जरूरत की चीज के लिए रिकवर करते हैं, यानी आपका रोटी कपड़ा मकान, यानी फूड शेल्टर एजुकेशन एंड क्लोथिंग, ये आपकी कुछ नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन। यहाँ पे एक और चीज आती है, मैरिज ऑफ
फीमेल माइनर, अगर आपने कोई पैसा लिया है किसी छोटे बच्चे का, फीमेल माइनर, फीमेल चाइल्ड का, अगर आपने शादी के लिए पैसा लिया है तो वो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ में आता है। इवन दो आज के लॉज में आपको पता है कि इवन 18 एज कर दी है फीमेल के लिए, हम उस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दो, अभी ये डिस्कस करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं माइनर वाला, चाइल्ड वाला, फीमेल चाइल्ड वाला। तो रोटी कपड़ा मकान और उसकी एजुकेशन के अलावा कोई भी अगर पैसा है तो वो रिकवर नहीं कर सकते आप। अगर आपने उसे पैसा दिया है किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए तो आप रिकवर कर सकते हो। जैसे कि माइनर को आपने पैसा दिया था, पर्पस देखना है यहाँ पे, माइनर ने उसका इस्तेमाल कहीं और करा, हम उससे बात नहीं करेंगे। आपने माइनर को जो लोन दिया था वो उसकी एजुकेशन के लिए दिया था, तो ये रिकवर हो सकता है। जैसे कि आपने जो उसको पैसा दिया, इट वाज अ लोन फॉर परचेजिंग फोन, ठीक है, फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अब पर्पस तो आप लोन देते वक्त आप पूछते हैं ना किस लिए चाहिए लोन, तो वहां पे जो पर्पस डिफाइन होगा वो तो कहता है जरूरत की चीज का पैसा ही प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है। माइनर की संपत्ति बिकवाएंगे, उसमें से जो पैसा रिकवर होगा देंगे, बचा पैसा माइनर का गया, ठीक है। लेकिन अगर ये लग्जरी के लिए दिया गया था, जैसे आपने उसे लोन दिया फॉर परचेजिंग फोन, फॉर प्लेइंग गेम्स, क्या ये रिकवर हो सकता है? फिर तो कोर्ट क्या कहेगा, तुम ही पागल थे, बच्चे को खेलने के लिए पैसे दे रहे हो और फिर कह रहे हो वापस दे। आपने उसको जरूरत के लिए पैसे दिए तो आपका हक है वापस लेने का, आपने किसी की मदद करी बुरे समय में। लेकिन अगर आपने उसका पैसा सिंपली उसको कुछ उड़ाने के लिए दिए थे तो वो हम रिकवर नहीं करवाएंगे। ये कब की बात है? जब आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट में भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब वो खर्च कर देता है, फिर अगर खर्च नहीं करे तो वही पैसा रिकवर करा दिया जाता है, ठीक है। चलो, ये चीज थी। तो ये कौन सा केस था कि माइनर ने अगर आपके साथ झूठ बोला है तो फिर एस्टोपेल लगेगा? नहीं लगेगा, बट स्पेशल रिलीफ के एक्ट के तहत आपका पैसा वापस करा दिया जाएगा। अब आता है कैन माइनर बी अ पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो पहली बात तो इसके अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है। अब अलग कानून है तो उसके अलग रूल्स हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 30, हाँ ये याद करना है, सेक्शन नंबर 30 कहता है कि आप माइनर को वैसे तो एडमिट नहीं कर सकते। पहले क्या आंसर लिखना है आपको? पहले लिखना है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कानून पढ़ रहे हैं उसमें सेक्शन 10 और 11 में माइनर तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता, और पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट ही तो है, एग्रीमेंट के तहत ही तो आप पार्टनरशिप में आते हो। तो पहली बात तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दी एग्रीमेंट, ठीक है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं है। हाउएवर सेक्शन 30 ने कुछ शर्तें दी हैं जिसके तहत आप माइनर को एग्रीमेंट में ला सकते हो। जब उसके बेनिफिट की बात हो, यानी आप उसे लॉस शेयर नहीं करोगे, और सिर्फ और सिर्फ जब तक सब एग्री नहीं करते तब तक आप उसे नहीं ला सकते। पहली बात, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक माइनर है, लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये लोग, सी जो है अपने बेटे को लाना चाहता है जो 16 साल का है, एग्री पार्टनरशिप में, ये एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है। इसमें जो था और भी 10 अदर पार्टनर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, 13 पार्टनर्स हो गए टोटल, 14th को लाना चाह रहे हैं ये लोग। अब ये बंदा जो आ रहा है ये तभी आएगा जब इसको कोई भी लॉस नहीं शेयर होगा, सिर्फ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स, तभी हम इसको क्या करेंगे, लेके आएंगे। दूसरा, ये 13% जो है ना, 3 तो ABC हो गए और 10 और लोग हैं, जब तक ये सारे एग्री नहीं करेंगे ये आएगा नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में ऑलरेडी 9 लोग थे, ठीक है, ABC थे, ABC थे और उसके अलावा 6 अदर लोग थे। बाकी जो लोग थे वो एब्सेंट थे, मीटिंग में आए नहीं। इन सब ने वोटिंग कर दी। बताओ, जब सबने वोटिंग कर दी तो क्या उसको ले लें? यहाँ पे बोला है ऑल पार्टनर्स एग्री, ऐसा नहीं बोला ऑल पार्टनर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग शुड एग्री, ऐसा नहीं बोला। कोरम के बारे में बात नहीं करी। देखो, मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट होते हैं उसको कोरम बोलते हैं, मिनिमम लोग जो होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ पे, टोटल पार्टनर्स हैं, चाहे वो घर पे भी बैठे हैं उनसे वोटिंग करवाओ और फिर पूछो, उनसे पूछ के ही इसको एडमिट करना। तो यहाँ पे इस केस में वो एडमिट नहीं हो पाएगा, इवन दो वो प्रॉफिट के लिए आ रहा है, बट स्टिल ही कैन नॉट बी एडमिटेड। रीजन इज कि नॉट ऑल पार्टनर्स एग्री विद हिज एडमिशन, सारे पार्टनर्स उसके एडमिशन से एग्री नहीं करते। इतना समझ में आया?
ठीक है। क्या माइनर एजेंट हो सकता है, जल्दी बताओ। तो माइनर बहुत आराम से एजेंट बन सकता है, क्योंकि देख एजेंट के लिए कोई आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे कोरियर आया, आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है, आपने पेरेंट्स के बिहाफ पे उसको रिसीव कर लिया, तो यू बिकेम एजेंट फॉर योर फादर या फॉर योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ क्या? वैसे भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की तो कोई लीगल वैलिडिटी भी नहीं होती। तो लेकिन कंपनी जिसने डिलीवर कर दिया वो तो अपने ड्यूटी से फ्री हो गई ना, डिस्चार्ज हो गई। तो ऐसे केस में माइनर एजेंट बड़े आराम से बन सकता है, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो, माइनर कैन बिकम एजेंट, बन सकता है, बिकॉज एजेंसी के लिए एज सच सेपरेट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। यू कैन बिकम नेचुरल एजेंट ऑफ समबडी। आप जैसे अपने पेरेंट्स के नेचुरल एजेंट बन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ईजी है ये। इसके बाद, क्या माइनर कंगाल डिक्लेयर किया जा सकता है? इसमें थोड़ी स्टोरी सुनो। देखो, इंसॉल्वेंसी क्या है? एक स्टेटस है जो आपको कोर्ट से मिलता है। जब आप कंगालियत पे आ जाते हो, ऐसा कब होता है? जब आपके एसेट्स कम हो जाते हैं और आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, यानी आपके ऊपर उधार चढ़ रहे हैं, आप चुका नहीं पा रहे हो, तो यू गो टू कोर्ट एंड यू आस्क कोर्ट कि आप हमें कंगाल डिक्लेयर कर दें। उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति कंगाल डिक्लेयर हो जाता है, तो थर्ड पॉइंट में ये चीज डिस्कस की गई है डिसक्वालीफाइड में। जैसे मैंने बोला, कन्विक्ट्स होते हैं जो जेल में पड़े हैं, अभी आगे चल के बताऊंगा। एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी जो कंगाल है ना, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं है। इसका सिंपल कारण ये है, कोई व्यक्ति अगर कंगाल है तो वो अपना लोन चुकाने के लिए और लोन लेगा और दोबारा लोन लेगा। ऐसे में तो जो व्यक्ति जेन्युइन भी है उसका भी नुकसान हो जाएगा। अब सोचो ना, ए का लोन तो चुकाया नहीं जा रहा, बी से लोन ले लिया, अब ए का तो बेचारे का खुद नुकसान हो रखा है कि उसका लोन नहीं चुकाया जा रहा। मान लो के जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट है, के ने ए से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ये तो पे हो नहीं रहा, इसने और लोन ले लिया, किससे? बी से ले लिया। तो बी भी इस साइकिल में फंस सकता है। और इकोनॉमी का ऐसे में लॉस होता है जब किसी कोई एक पार्टी पर्टिकुलरली इतनी अमाउंट का नुकसान करवाती है, पूरा बैंकिंग सिस्टम इसमें अफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि देखो, इंसॉल्वेंसी तो एक स्टेटस है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि एग्रीमेंट करोगे तो आप और लोन लोगे, लोन इज एन एग्रीमेंट, और फिर आप ऐसे में औरों का भी नुकसान। तो आप कोर्ट में जाके ऐसा करो, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दो, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि फिर उसके लिए पूरा क्लियरिंग प्रोसेस शुरू होता है, डेट क्लियरेंस प्रोसेस, कि उसका उधार जो है फिर कोर्ट क्लियर करवाता है। कोर्ट क्या कहता है, जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना वो हमारे पास आ जाओ, जितने भी लेंडर्स जिसने इसको लोन दिया है, एक कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम होता है आपका मेरे ख्याल से कोर्ट यहाँ पे लॉयर्स वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को भेजता है। वो व्यक्ति ऑक्शनेयर होता है, अगर प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, वो आता है यहाँ पे, सेटल करता है और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। और उसके बाद क्या कहते हैं, कोर्ट को रिपोर्ट भेजता है कि इस बंदे का हमने ऐसे ऐसे सेटलमेंट कर दिया जितना भी इसका लायबिलिटी। तो ये व्यक्ति खुद जाता है कोर्ट में कि जो इंसॉल्वेंट है, और इंसॉल्वेंसी का स्टेटस मांगता है। आज विजय माल्या है, विजय माल्या की ऑलरेडी किंगफिशर जो लिकर है, शराब कंपनियां बहुत अच्छी चल रही है, बट उसकी एयरलाइंस नहीं अच्छी है। तो क्या वो इंसॉल्वेंसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट में? करेगा भी तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा। देखो, आप खुद को कंगाल नहीं बोलते हो, कंगालियत का स्टेटस आपको कोर्ट से मिलता है। ऐसे में आप, कोर्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा, तो यू आर रॉन्ग। You are not being protected by the court. कोर्ट इज प्रोटेक्टिंग दोज जेन्युइन पीपल जो शायद आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट में लोन देकर फंस सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस से ही हटा के। इंसॉल्वेंट बंदा क्या कर दिया हमने? डिसक्वालीफाई कर दिया। ये चीज समझ में आई? अब माइनर क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? तो पहली बात तो माइनर ओरिजिनली कभी एग्रीमेंट कर नहीं सकता था, तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि माइनर को स्पेशल स्टेटस दिया है सेक्शन 11 में, सबसे पहले मेजर के बारे में ही तो डिस्कस किया है, यानी माइनर को अलग कर दिया। तो माइनर को जब एक कैटेगरी में प्रोटेक्शन अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट से बचने की या लीगल वैलिडिटी से बचने की, तो तीसरी कैटेगरी डिसक्वालीफाइड में उसको डालने की अलग से जरूरत क्या है? तो क्या माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है बाय कोर्ट इन द सेक्शन नंबर 11। तो सेक्शन नंबर 11 के तीसरे पार्ट में डिसक्वालीफाइड में जहां इंसॉल्वेंट आता है, उसे दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है।
फिर माइनर क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर किया जा सकता है? पहले इसका आंसर अलग हुआ करता था, आज के ज़माने में इसका आंसर अलग है। देखो, जब भी मेंबर का मतलब क्या होता है? कंपनी का शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वर्ड लीगली डिफाइंड नहीं है। जब भी हम कंपनी के ओनर्स की बात करते हैं तो हम उन्हें मेंबर्स बोलते हैं। हाँ, जिस कंपनी में शेयर्स होते हैं तो उस कंपनी के मेंबर्स को शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। बट वो शेयर होल्डर जो है वो लीगल टर्म नहीं है, वो आपका ट्रेड पार्लेंस में या जनरल लैंग्वेज में यूज होता है वर्ड। बट लीगली, कानूनी रूप से शेयर होल्डर वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो देखो, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है और उसके मेंबर्स उसके शेयर्स खरीदते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, स्टॉक मार्केट से खरीदे हैं कहीं से भी, तो उनको कंपनी अपने एक रजिस्टर में लिखती है उनका नाम। जिन व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, दे बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये ऐसा चीजें होती है तो एग्रीमेंट्स कराए जाते हैं। माइनर तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता। तो माइनर अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो माइनर इज नॉट अलाउड टू डू इट। और अगर गलती से किसी शेयर होल्डर का नाम जो माइनर है, गलती से अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डल भी गया, ऐसे में उसका नाम काटना पड़ेगा। कंपनी में कैंसल सच ट्रांजैक्शन विद माइनर एंड उसका नाम रिमूव करना पड़ेगा उस रजिस्टर से, क्योंकि जिसका नाम भी रजिस्टर में लिखा हुआ है, रजिस्टर कौन सा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उसको माना जाएगा कि वो कंपनी का मेंबर है। ठीक है। तो वो खरीद नहीं सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। बट व्हाट अबाउट गिफ्ट? गिफ्ट के लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? हाँ, गिफ्ट डीड की जरूरत होती है? नहीं, हर बार नहीं होती। आप सिंपली किसी को बिना कोई एग्रीमेंट के भी गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे शादी में आप लिफाफा दे के आते हैं। तो सुनो, कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने कभी शेयर्स खरीदे होंगे, अब उन्होंने वो शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए? अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिए। तो देखो, शेयर होल्डर अगर शेयर्स एक्वायर करता है गिफ्ट के तौर पे, तो गिफ्ट के तौर पे एक चीज याद रखना, गिफ्ट हमेशा अगर किसी को देते हैं तो फुल्ली पेड देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी को गाड़ी गिफ्ट करी और कहा कि भाई टायर्स खुद डलवा दियो, या फिर इसमें हमने ग्लासेस खुद डलवा लियो या चेयर्स खुद डलवा लियो। वो कंप्लीट गिफ्ट कैसे? आपने तो उसके सिर पे लायबिलिटी चढ़ा दी। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपने कार गिफ्ट कर दी कि रजिस्ट्रेशन खुद करा लेना, आप उसे प्रॉपर कार गिफ्ट करो। तो गिफ्ट जब दिया जाता है तो पूरा दिया जाता है। अब देखो, आपने किसी को शेयर गिफ्ट करे, उस वक्त उसकी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आपको आई होप सब ये सब पता होगा कि कॉल्स वगैरह क्या होती हैं। तो किसी व्यक्ति ने, जब आपका आईपीओ आया, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में 15 रुपए पे करके वो शेयर्स एक्वायर कर लिए, मान लो ए ने। अब ए ने अपने बेटे को ये गिफ्ट कर दिए शेयर्स, लेकिन उसने अभी तक कितने पे कर रखे हैं कंपनी को? 15 रुपए। बाकी के आपके मान लो 15 रुपए अलॉटमेंट पे है, ये 45 ले लो। 15 रुपए अलॉटमेंट पे है, ठीक है, 60 हो गए। और 2020 की कॉल्स है, ये कुछ भी पे नहीं हुई। अब ये किसको पे करनी पड़ेगी बाद में जब किस्तें आएंगी? मालिक तो आज कौन बन गया? ए बन गया। तो ए का बेटा, सॉरी, तो ए का बेटा कल को पे करेगा। तो ये गिफ्ट कैसा हुआ? आपने तो उसके ऊपर 45 रुपए की चीज देके 55 रुपए की लाइबिलिटी चढ़ा दी। तो ये गिफ्ट नहीं है। तो याद रखना, अगर माइनर को शेयर्स दे भी रहे हो तो यू कैन नॉट गिव देम, यू हैव टू गिव देम फुल्ली पेड शेयर। पार्टली पेड शेयर्स नहीं दे सकते। अगर पार्टली पेड दिए भी हैं तो बची हुई किस्तें कौन पे करे? एक खुद ही पे करे, तब तो ऐसा गिफ्ट दिया जा सकता। ठीक है। हाँ, माइनर अपने गार्जियन के नाम पे, किसी बड़े के नाम पे शेयर्स खरीद सकता है, और बाद में जब वो मेजर हो जाएगा तो वो शेयर्स एक्वायर कर सकता है अपने गार्जियन से। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन वो तब भी क्या होंगे? फुल्ली पेड, पार्टली पेड नहीं होंगे। फिर आता है क्या माइनर गारंटी दे सकता है? तो देखो, गारंटी देने वाला बंदा कौन होता है? जिसको लोन चुकाना होता है। इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक व्यक्ति है एक्स जो माइनर है, ठीक है। इसने वाई से लोन लिया 5,000 रुपए का, ठीक है। बाद में पे करने से मना कर दिया, ठीक है। अब इसका माइनर का फ्रेंड है जेड, जो कि मेजर है, बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। इसने गारंटी दे दी कि भाई इसके पैसे मैं चुका, चिंता ना कर। सुनो, इस व्यक्ति को कानूनी रूप से बोला जाता है डेटर। इसको बोला जाता है क्रेडिटर। कौन से डेटर, कौन से क्रेडिटर? प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल क्रेडिटर, मुख्य डेटर और मुख्य क्रेडिटर, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे जेड जो है इसको बोला जाता है श्योरिटी। हम जनरल लैंग्वेज में इसको गारंटर बोल देते हैं, बट गारंटर जैसी कोई शब्द नहीं होते हैं लॉ में। तो गारंटी जिसने दी है उसको बोला जाता है गारंटर जनरल टर्म में। लॉ में इसको श्योरिटी बोला जाता है। तो देखो, माइनर
खुद श्योरिटी नहीं बन सकता, क्योंकि श्योरिटी को क्या करना पड़ता है, कल को माइनर ने पेमेंट देने से मना कर दी तो अब किसको देना पड़ेगा, हु इज लायबल टू पे टू वाई, जेड इज लायबल टू पे टू वाई। जब आपका लोन चुकाने से ओरिजिनल डेटर मना कर देता है, जैसे आपके दोस्त ने आपसे लोन लिया किस बैंक से और आप गारंटर बन गए, मैं गारंटर वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरल लैंग्वेज का, श्योरिटी बन गए, अब आपको चुकाना पड़ेगा। बट क्या बैंक डायरेक्टली आपसे मांग सकता है, नहीं, पहले वो मांगेगा प्रिंसिपल डेटर से, अगर वो देने से मना कर देगा तब आपसे मांगा जाएगा। यानी आपकी लायबिलिटी सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पे है, आपसे पहले नंबर पे मांगा नहीं जाएगा। पहले नंबर पे तो किससे मांगा जाएगा, प्रिंसिपल डेटर यानी माइनर से मांगा जाएगा हमारे केस में। अब माइनर देने से मना कर देगा तो किससे मांगेंगे हम, फिर जेड से मांगेंगे। अब जेड ऑब्वियसली माइनर के बिहाफ पे गारंटी दे सकता है, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पे कर दें, आपके पेरेंट्स आपके कोचिंग के लिए पे करते हैं, तो इट्स वैलिड, ठीक है। हाँ, माइनर की उल्टा होता ना, जेड के बिहाफ पे माइनर गारंटी देता तो वो अलाउड ना होता। रीजन इज माइनर बेनिफिट लेने का हक रखता है, बेनिफिट देने का हक यानी लायबिलिटी अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। माइनर कैन टेक द बेनिफिट नॉट बी हेल्ड लायबल, माइनर गारंटी ले सकता है, वही उसके लिए श्योरिटी बन सकता है, वो किसी और के लिए श्योरिटी नहीं बनेगा, किसी और के लिए गारंटी नहीं देगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। माइनर के टॉपिक को फटाफट से फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ डिस्कस। इसमें बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्जियन, माइनर का जो गार्जियन है, जो उसके बिहाफ पे उसकी केयर कर रहा है, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट्स का क्या केस है वो बात करते हैं। कहता है माइनर का जो भी सर्टिफाइड या लीगल गार्जियन है वो माइनर के लिए एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब कुछ बच्चे बोर्डिंग स्कूल में होते हैं तो उनके डॉम पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उनकी केयर करते हैं। उनके पेरेंट्स तो बाहर रह रहे हैं, मतलब जहाँ उनका घर है वहाँ रह रहे हैं। अब बच्चा किसकी निगरानी में है, डॉम पेरेंट्स की। या लेट्स से कोई बच्चा अपने नाना नानी के रह के पढ़ रहा है तो नाना नानी को क्या मिल गया, वो लीगल हक मिल गया बच्चे के लिए एग्रीमेंट साइन करने के। अब स्कूल में एडमिशन कराना है सब नाना नानी देखेंगे, तो इसका जो बेनिफिट है माइनर को मिलता है। अब माइनर का जो माइनर के बेनिफिट के लिए मेजर कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, गार्जियन, गार्जियन ऑब्वियसली मेजर होगा, तो वो क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है किसी पार्टी के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे के जो है वो माइनर है, के का गार्जियन जो है जेड, गार्जियन ऑफ के, ये स्कूल के साथ क्या करता है, एग्रीमेंट में एंटर करता है कि बच्चे को पढ़ाना है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये माइनर के बेनिफिट के लिए है ना, यस, तो दिस कैन बी डन, गार्जियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ये ऐसा कर सकता है। लेकिन जब भी गार्जियन कोई एग्रीमेंट में एंटर करता है उसको कुछ अथॉरिटी मिलती है, जैसे कि इस गार्जियन को के पेरेंट्स के लिए जो उसके क्या है, नेचुरल गार्जियन है, उसके पेरेंट्स से एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम पावर ऑफ अटर्नी, जिसके अंदर जिसके अंदर कुछ हक दिए जाते हैं। उन हक के बियॉन्ड आप जाके काम नहीं कर सकते। जैसे कि क्या गार्जियन माइनर की संपत्ति बेच सकता है, बिल्कुल नहीं बेच सकता, ठीक है, ऐसे हक नहीं दे रखे हैं पावर ऑफ अटर्नी में। उसको पढ़ाने का हक दिया, तो क्या उसके गार्जियंस, जैसे बच्चा रहता है दिल्ली में और जो उसके गार्जियन मतलब वो बोर्डिंग स्कूल में वो मतलब उसके पेरेंट्स है दिल्ली में और बच्चा कहाँ पे है, देहरादून में है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। अब वहाँ के जो डॉम पेरेंट्स हैं वो उसके लिए कॉपी किताब खरीद सकते हैं, उसकी फीस सबमिट करवा सकते हैं, जो भी फीस उसको पेरेंट्स से मिल रही है, उसके खाने पीने का खर्चा कर सकते हैं। बट क्या वो उसके लिए मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, अनलेस अलाउड बाय पेरेंट्स, वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो कुछ हक होते हैं जिसके अंदर रहकर हक को, या कुछ ड्यूटी होती है जिसको फुलफिल करना पड़ता है गार्जियन को। तो गार्जियन की एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी के स्कोप के बाहर जाकर अगर गार्जियन कुछ काम करता है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। आज गार्जियन माइनर के नाम पे 20 लाख की गाड़ी खरीद के ले आया और उसके पेरेंट्स को जाके कहता है कि तुम्हारे बच्चे ने तो गाड़ी खरीदने के लिए कही, चलो पे करो, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये आपने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया, हम इसके पैसे नहीं देंगे। तो कैन गार्जियन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, नो, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके वो माइनर के लिए कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। यही बात यहाँ बोली है, गार्जियन कैन नॉट एंटर इनटू सेल परचेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। और जहां तक संपत्ति की बात आती है,
कौन सी संपत्ति भाई, कार भी तो संपत्ति है, बट कार मूवेबल संपत्ति है, वो मूव कर सकती है। इमूवेबल संपत्ति में कौन सा आता है, जैसे आपका घर हो गया, प्लॉट हो गया, वो सब नहीं बेच सकता गार्जियन, उसके लिए स्पेशल राइट्स की जरूरत होती है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको स्पेशली मना कर रहा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, माइनर का गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, अच्छा ये चीज मैंने अभी नहीं पढ़ाई इधर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय गार्जियन, किसने एंटर करा है, गार्जियन ने एंटर करा है, जो माइनर का एजेंट है, अपनी अथॉरिटी में रह के करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी पेरेंट्स उसको रिफंड करेंगे। लेकिन अगर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है, या कोई इमूवेबल संपत्ति, जो संपत्ति मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल है, ऐसी संपत्ति को बेचने का कोई एग्रीमेंट करके आता है, तो वो खुद पर्सनली लायबल हो, इसमें माइनर लायबल नहीं होता, ये इनवैलिड है, इसके लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा पेरेंट्स द्वारा गार्जियन को, ठीक है। अब तीसरा केस आता है, कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया गार्जियन को बिना बताए। याद रखना, गार्जियन ने एग्रीमेंट नहीं करा, माइनर करके आया, माइनर गया दुकान पे और क्या खरीद के ले आया, फोन खरीद के ले आया, और फिर गार्जियन को बोल रहा है कि आप ना पे कर देना उसको, मैंने उसको उससे सामान ले आया। गार्जियन क्या बोलेगा कि आपने ये मेरी नॉलेज के बियॉन्ड करा है, मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं, आपके पेरेंट्स लायबल है, ठीक है। गार्जियन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसे माइनर ने कार परचेज कर ली पेरेंट्स के परमिशन के या गार्जियन के परमिशन के बिना, यहाँ पे गार्जियन लायबल नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर जॉइंट एग्रीमेंट्स विद माइनर, अगला केस आता है जॉइंट एग्रीमेंट्स विद माइनर। माइनर के साथ आप अगर मिलके एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे एक्स और वाई कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे बाद में अगर पैसे देने की बारी आएगी तो वाई के ऊपर तो कोई लायबिलिटी चढ़ ही नहीं सकती, जेड सारा पैसा किससे मांग सकता है, मेजर से मांग सकता है, अगर ये कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है। यानी विद इन अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मेजर कैन ओनली बी लायबल। कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेजर के, माइनर के अगेंस्ट नहीं, ठीक है। Z can recover whole 10,000 from X only and not Y. Even X cannot recover later from Y. कल को X कहे Y को कि चल तू पैसा दे मेरा, तो भाई जॉइंट एग्रीमेंट कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी, एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता वो, तो आप क्या किस बेसिस पे उसे फोर्स कर रहे हो। तो कल को Z भी फोर्स नहीं कर सकता माइनर को, और X भी नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है भैया, बच्चों के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है माइनर्स लायबिलिटी, इससे अगला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल गिव इट 3 स्टार्स। बट माइनर्स लायबिलिटी इन टॉर्ट, टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, सोसाइटी में कुछ चीज गलत करना। तो माइनर ने अगर जानबूझ के कोई सामाजिक रूप से कोई गलती करी है तो माइनर उसके लिए लायबल रहेगा, ठीक है। देखो, माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट अनलेस दैट टॉर्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है। माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, माइनर ने कोई एग्रीमेंट में बात कर रखी है और बाद में माइनर उसको तोड़ देता है, तो बताओ आप माइनर के अगेंस्ट केस करोगे, नहीं, क्योंकि माइनर कभी एग्रीमेंट के लिए वैलिड, मतलब माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट कभी वैलिड था ही नहीं। ऐसे केस में माइनर को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर माइनर जनरल लेवल पे कोई गलती करता है जो सामाजिक रूप से गलती है, गलत है, ऐसे में उसको लायबल ठहराया जाएगा। इसमें दो केसेस आते हैं। पहला, माइनर ने एक हॉर्स हायर किया है और प्रॉमिस किया है कि वो उसको जंप नहीं कराएगा, ठीक है। माइनर ने ये हॉर्स अपने दोस्त को दिया और माइनर को पता था जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं कि इसको जंप नहीं कराना। देखो अलग अलग तरह के घोड़े होते हैं, कोई जंपिंग हॉर्स होते हैं, कोई लंबी रेस के घोड़े होते हैं, कुछ हॉर्स नॉर्मल होता है जो कार्ट पुल करने के लिए यूज होता है, अलग अलग ब्रीड होती है हॉर्सेस की। तो ये जंपिंग हॉर्स नहीं था, ये स्पेशली आपके उसके लिए नहीं बना था, स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना था। तो ऐसे केस में उसको इंस्ट्रक्शंस पता थी क्लियरली, फिर भी उसने जंप करवा दिया, ऐसे में हॉर्स मर गया, माइनर को लायबल ठहराया गया क्योंकि उसको बताया गया था ये सब नहीं करना, ठीक है। बट ये कोई शर्त थोड़े ना थी एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। लेकिन अगर माइनर अपनी नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया जाता है, तो ऐसे में उसको मतलब अगर वो सिर्फ बच्चा है ना, उससे गलती हो गई फिर तो माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे कि मतलब तेज पना नहीं दिखाना है, जैसे कि
दूसरे केस में माइनर ने हॉर्स दोबारा से हायर किया और अब उसने उसको बहुत दौड़ाया और बहुत राइड करा और इस वजह से वो हॉर्स मर गया थक के। तो ये माइनर की गलती नहीं है, माइनर को ये नहीं पता कितनी देर तक, बट वहां उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिली थी। तो ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। उसकी नेग्लिजेंस क्या होता है कि उससे कोई गलती हो गई, बेचारा भूल गया, उसको ध्यान नहीं रहा, तो ऐसे केस में उसको माइनर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो माइनर कहाँ लायबल है? माइनर लायबल है टॉर्ट में, बट नॉट इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ पॉइंट। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है माइनर्स लायबिलिटी इन नेसेसरीज, ज़रूरत की चीज़ों में। मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया कि लैपटॉप के लिए पैसा रिकवर कर सकते हैं, बट मोबाइल गेम के लिए, लग्जरी के लिए नहीं कर सकते। इसको दोबारा डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। बाय।